हाय फ्रेंड्स। जैसा कि आज इंडियन ज्योग्राफी का 7वीं क्लास है और 7वीं क्लास में आप सबसे पहले ये जानिए कि जो भारत के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा 1906 से लगभग भारत और चाइना के बीच चला आ रहा है, जिसका नाम सर आर्थर हेनरी मैक मोहन है। पहले तो आप इसे डिटेल से समझ लीजिए कि आखिर ये तवांग अरुणाचल प्रदेश में बार बार अटैक क्यों हो रहा है, क्यों चीनी खुफिया जाके तवांग जैसे एरिया में भारत को धमका रहा है, दहला रहा है, परेशान कर रहा है, क्यों ऐसा कर रहा है। तो आइए चलते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले डीपली से समझेंगे। आइए मैप के थ्रू फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, भारत के साथ जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है, आज जो चर्चा होगी वह होगी सर आर्थर हेनरी मैक मोहन। क्लियर। और एक चीज आप याद रखिएगा, ये बार बार आप सुने होंगे कि भारत और चाइना के बीच में क्या है, मैक मोहन रेखा है, ये बात सुने हैं। लेकिन सत्यता क्या है उसे पहले डीपली समझ लीजिए। आज जैसा कि आज लगभग एक सप्ताह से आपने देखा होगा बार बार तवांग तवांग, ये तवांग है क्या, पहले तो तवांग के बारे में समझ लीजिए ना। तवांग अरुणाचल प्रदेश का एक प्रकार से जिला एरिया के रूप में है, ये तवांग है। ये क्या है, तवांग है। और हां याद रखिएगा, सबसे पहले तवांग की अगर चर्चा की जाए तो आइए सबसे पहले डीपली हम इसे समझ लें, उसके बाद फिर आगे समझते हैं मैक मोहन रेखा भारत और चाइना के बीच में कैसे सिद्ध हुआ। ठीक, आइए एक चीज आप जानते होंगे, 1906 में, नोट आप करते जाइएगा, 1906 में भारत और ब्रिटिश सरकार के बीच या आप कह सकते हैं भारत और तिब्बत लिख लीजिए, तिब्बत के बीच ब्रिटिश सरकार ने एक सीमा रेखा का प्लान सोचा। अब बात समझ में आई। यानी ब्रिटिश सरकार पहले सोचे क्या कि भारत और तिब्बत के बीच में एक ऐसी लाइन बनाई जाए, एक ऐसा खाका तैयार किया जाए, एक ऐसा मैप बनाया जाए कि जिससे भारत और तिब्बत जो है उनका हिस्सा अलग अलग हो जाए। यानी कहने का मतलब, सबसे पहले ब्रिटिश सरकार 1906 में भारत और तिब्बत का मैप तैयार किया, खाका तैयार किया। अब जब भैया मैप तैयार हो जाएगा, नक्शा तैयार हो जाएगा, तो आप समझदार है ना, तो क्या होगा, फिर क्या हुआ जरा ध्यान दीजिएगा। जब यहां तिब्बत का नक्शा तैयार हो गया सबसे पहले, तो याद होगा 1914, आप कह लीजिए 1913 और 1914 के बीच, अर्थात रियलिटी देखा जाए 1914 में विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया।
विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया, यानी प्रारंभ हो गया। क्लियर? और वो भी कौन सा विश्व युद्ध? प्रथम विश्व युद्ध। यानी कब स्टार्ट हुआ? 1914। ये बात तो अच्छे से पकड़ में आ गई। तो फ्रेंड्स आप ये देखिए कि प्रथम विश्व युद्ध तैयार हो गया। अब इधर तो भारत और तिब्बत के बीच का जो ब्रिटिश मसौदा तैयार किया था, मैप तैयार किया था, तो जब इधर युद्ध चलना शुरू हो जाएगा तो स्वाभाविक सी बात, वो खाका कौन देखेगा, कौन मैप देखेगा? तो इधर युद्ध में हड़प झड़प शुरू होने लगी तो चुपचाप एकदम मौन बैठ गए। इसका मतलब तिब्बत और भारत की जो बॉर्डर लाइन थी वो अपने आप शांत हो गई कि भाई अब तिब्बत का कैसे बॉर्डर उठाएं। ठीक है, तब प्यारे याद रखिएगा, इसी दौरान 1935 में, ध्यान दीजिएगा, 1935 में क्या हुआ? अब ये 1913 1914 में जो मुद्दा गर्म था, इसमें सबसे पहले तो ये बात समझ लीजिएगा, ये जो अरुणाचल प्रदेश का एरिया तवांग है, ये चाइना मानता ही नहीं था। चाइना नहीं कहता था कि ये अरुणाचल प्रदेश भारत का है, बल्कि किसका है? चाइना का। चाइना ये कहता था ये अरुणाचल प्रदेश जो है, तवांग जैसे एरिया, तवांग के दक्षिणी एरिया भी ये केवल मेरा है और किस आपका नहीं, भारत का नहीं है। और ये भी कहता था तिब्बत जो है, तिब्बत का दक्षिणी एरिया है। तवांग को यहां तक कह दिया तिब्बत का दक्षिणी एरिया, अब तिब्बत मेरे कब्जे में है, ये चाइना बार कहता था। तो हुआ क्या? तो इसे 3 सेक्टर में बांटा गया। 3 सेक्टर, किसको किसको? यानी कि मैक-मोहन रेखा 3 सेक्टरों में बांटे गए। और हकीकत देखा जाए, जो भी मैक-मोहन रेखा का जब मुद्दा उठा और मैक-मोहन रेखा बनाई गई, केवल 890 किलोमीटर, जो कि अरुणाचल प्रदेश से, सिक्किम से अरुणाचल प्रदेश की बॉर्डर लाइन है। इसीलिए मैक-मोहन रेखा लास्ट में प्रस्तावित भी हो जाती है। कहने का मतलब यहां से लेके ये वाला बॉर्डर, ये सब बॉर्डर, इसीलिए मेन मुद्दा हो गया 890 किलोमीटर का रेंज लेकर के मैक-मोहन रेखा प्रस्तावित लास्ट में हो ही जाती है। तो 3 सेक्टर में जब बांटा गया, तो ये प्रारंभिक सेक्टर जो था, प्रथम सेक्टर में आते थे, वह केवल था जम्मू कश्मीर। कौन था? जम्मू कश्मीर तब राज्य था, लेकिन अब क्या है? अब केंद्र शासित प्रदेश है। नोट कर लीजिए, इसका मतलब ये प्रथम सेक्टर को पश्चिमी सेक्टर भी कहा गया था। पश्चिमी सेक्टर कहा गया था। अब उसके बाद देखिए, आगे देखिए, द्वितीय सेक्टर को मिडिल या मध्य सेक्टर भी कहा गया। मिडिल सेक्टर, इसमें क्या क्या आ गए? आपको याद होगा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। अब आपको याद होगा कि उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है। अब आइए चलते हैं तृतीय सेक्टर को पूर्वी सेक्टर कहा गया था। तृतीय सेक्टर को पूर्वी सेक्टर कहा गया। अब पूर्वी सेक्टर में नोट कर लीजिएगा, सिक्किम था और क्या था? अरुणाचल प्रदेश था। ये 3 सेक्टर बना दिए गए। और ये तीनों सेक्टर की जो चर्चा चली थी, याद रखिएगा, इसे मिटा दे रहे हैं, मिटा करके हम अच्छे से यहां पर लिख दे रहे हैं, आप नोट कर लीजिएगा।
एक मीटिंग हुई, एक मीटिंग हुई और वह मीटिंग जो है कहां हुई थी, याद रखिए, नोट लिखते जाइएगा। 1914 में एक मीटिंग हुई थी शिमला में, जो कि यही है, यहां ध्यान दीजिएगा, यही है शिमला, ये हिमाचल प्रदेश का एरिया है, यहीं पर है शिमला। शिमला में अरोबी कौन सा प्लेस था, नोट कर लीजिए, यूएस क्लब, यूएस क्लब, यहां पर मीटिंग की गई और इसी मीटिंग में ये 3 सेक्टरों की स्पेशल बात की गई, जिसे कहा जाता है शिमला समझौता। क्या कहा गया, शिमला समझौता। अब इसी सेक्टर में स्पेशली बात की गई थी, जो मैकमोहन रेखा बनाई जाएगी, जो मैकमोहन रेखा बनाई जाएगी वह भारत और तिब्बत के बीच की सीमा बनाई जाएगी। अब सोचिए, अब 3 सेक्टरों में एक आपको याद होगा अरुणाचल प्रदेश भी है, तृतीय सेक्टर में अरुणाचल प्रदेश है। और अरुणाचल प्रदेश को ये कहता था, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश को ये भारत का क्षेत्र मानता ही नहीं था। कौन नहीं मानता था, चाइना नहीं मानता था। ये कहता था सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश ये तिब्बत का दक्षिणी एरिया है, और जब तिब्बत का दक्षिणी एरिया है, तो दक्षिणी क्षेत्र है, ये सब तिब्बत किसके अंदर है, हमारे अंतर्गत है। यह अस्वीकार कर दिया, इस मीटिंग को नहीं माना। तो जब नहीं माना तो हमने आपसे पहले बताया कि 890 किलोमीटर का मुद्दा था। तो ये फिर क्या हुआ, भारत क्या कहता था कि जो ये तवांग है और सिक्किम है, अर्थात अरुणाचल प्रदेश का तवांग और सिक्किम, ये भारत का एरिया है। क्लियर। और हां, एक बात याद रखिए, तिब्बत भी उस समय समर्थन किया था कि सिक्किम और तवांग और अरुणाचल प्रदेश ये भारत के हिस्से में है, यही मुद्दा था। ठीक है, यार इधर सपोर्ट कर दिया, और जब तिब्बत कह दिया कि ये तवांग एरिया और सिक्किम अरुणाचल प्रदेश भारत का है, तिब्बत ने सपोर्ट कर लिया, तो चाइना क्या कर रहा है, चाइना कर रहा है यहां मनबे नहीं करेंगे, नहीं मानेंगे, मत मानिए, जाइए। और उधर ब्रिटिश सरकार भी पास कर दिए थे कि जो मैकमोहन रेखा बनाई जाएगी, हमें पहले बता दिए कि जो पहले मैकमोहन रेखा बनाई जाएगी वह भारत और तिब्बत के बीच बनाई जाएगी। अब ये अस्वीकार करने की वजह से आज भी ये मुद्दा तवांग बना हुआ है। आपने न्यूज़पेपर में देखे होंगे, टीवी चैनलों देख रहे होंगे, तवांग ये मुद्दा आज भी गर्म है। तो उस समय याद रखिएगा, फिर 1935 की बात आती है, क्योंकि 1914 में जब विश्व युद्ध शुरू हुआ, वह मुद्दा, ये क्या नाम है, मैकमोहन वाला मुद्दा अपने आप ठंडा हो जाता है। तो 1914 में तो एक ओलेफ केरो नामक एक ब्रिटिश अधिकारी थे, इन्होंने क्या किया, फिर वही मैकमोहन रेखा वाली बात उठा दी। क्लियर। कब उठा दिए, 1935 में। किसने उठाया, ओलेफ कैरो नामक ब्रिटिश अधिकारी ने फिर मैकमोहन रेखा संबंधित मुद्दा उठा दिए। और जब उठा दिए तो हुआ क्या, बाद में कहा गया कि आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे, चाइना अस्वीकार आज भी करता रहा। फिर कहा कि अब सुनिए, तिब्बत की बात हम नहीं मानेंगे। चाइना यह भी कहा तिब्बत की बत्तियों नहीं मानेंगे, अब तिब्बत मेरे कब्जे में है। यहां तक किया 1950 में, याद रखिएगा 1950 में तिब्बत को कहते कहते अपने कब्जे में कर लिया चाइना, अपने कब्जे में कर लिया। आप सोचिए, इसका मतलब तिब्बत को भी अपने कब्जे में कर लिया। तो अगर आपसे पूछा जाए तिब्बत किसके कब्जे में है, तो चाइना के कब्जे में। क्लियर। ये बात तो समझ में अच्छे से आ गई। हुआ क्या,
1935 में जब ओलेफ केरो नामक व्यक्ति मान लिए, ये ब्रिटिश अधिकारी मनवा लिए, तो बाद में हुआ क्या, ये भारत सरकार या भारत सर्वेक्षण द्वारा ये मान लिया गया, ठीक है कोई बात नहीं, अगर आप नहीं मान रहे हो चलिए कोई बात नहीं, हम मैक मोहन रेखा मान लेते हैं, मैक मोहन रेखा मान लेते हैं। अब किसके किसके बीच मान लिया, भारत और चाइना के बीच में, क्लियर हो गया। उन्होंने जब मान लिए, अब मानने के बाद ये हुआ क्या कि यह 1950 वाला मुद्दा आज भी गर्म बना हुआ है, और ये आपका क्या बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश का तवांग एरिया भी मुद्दा बना हुआ है, इसीलिए तड़प झड़प हो रही बराबर, क्लियर है। लेकिन चाइना इतना खुरापाती है, आप समझिए कि अभी देखिए क्या क्या कर रहा है, क्या करेगा पता नहीं। ये सोचिए ये तवांग एरिया पे तड़प झड़प करने के लिए आ गया है, और इधर देखिए अरुणाचल प्रदेश से यहां पर आपको याद होगा कि 30 किलोमीटर नॉर्थ में यहां पर ब्रह्मपुत्र नदी जैसे यहां पर अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है, यहीं पर एक बांध बना रहा है। अब सोचिए अगर ये बांध बना देगा ब्रह्मपुत्र नदी पर, तो इधर का पानी तो अपने आप रुक जाएगा ना, और जब पानी रुक जाएगा तो बताइए ये 7 सिस्टर कैसे जिएंगे, पहले सोचिए। क्योंकि मैंने आपसे बता दिया कि 1.8 अरब जनसंख्या इस ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर डिपेंड है, आप अंदाजा लगाइए। तो स्वाभाविक सी बात, यहां मुद्दा गर्म, यहां मुद्दा गर्म, इसलिए चाइना वार होना तय है, क्लियर है। तो फ्रेंड्स ये अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। और सुनिए, जो ये मैक मोहन रेखा बनाई गई, ये विदेश सचिव भी थे भारत की तरफ से, इन्होंने अनुरोध किया कि ठीक है ये जो बॉर्डर बनाई जाएगी, तो इनका नाम क्या था, सर आर्थर हेनरी मैक मोहन, सर आर्थर हेनरी मैक मोहन, एक लाइन बना दिए, ठीक है, इसी पे वरीयता दे दी गई। तो आज जो न्यूज़पेपर में मिलता है, और क्या नाम है, आप गूगल पे भी सर्च करते हैं तो मैक मोहन रेखा कब बनाई गई, तो क्या मिलता है 1914। और 1914 का आप हकीकत समझिएगा कि किसका मैटर था, भारत और तिब्बत का मैटर था। इसका मतलब कि मैक मोहन रेखा तिब्बत और भारत के बीच बनाई जानी थी, लेकिन बन किसके साथ गई, भारत और पूरे चाइना के साथ बन गई। तो फ्रेंड्स ये बात तो अच्छे से समझ में आ गई होगी, यानी कि तवांग में रोज हड़प झड़प हो रही है। आप अंदाजा लगा सकते हैं तवांग ही क्यों ऐसा एरिया है, क्योंकि तवांग चाइना आज भी बराबर ये कर रहा है, नहीं मेरा था मेरा रहेगा और इसे हम लेके रहेंगे। और इसीलिए अपना बार बार चाइना वाले बॉर्डर पे क्या करता है, डायरेक्ट भेजता है, अपना सैनिक भेजता है, किसी तरीके से हड़प झड़प हो जाए। और इधर आप सोचिए कि अगर ये डैम यहां बना रहा है, बांध बना रहा है, 3 गार्गेज बांध बना रहा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं ना कितने लोगों को पानी लिए दिक्कत होगी। अच्छा दूसरा चीज ये सोचिए कि इसके पहले ये आप समझ लीजिए कि 1966 में एक समझौता हुआ था हेलसिंकी, थोड़ा सा बताएंगे, हेलसिंकी समझौता हुआ था। हेलसिंकी समझौता में यह हुआ था कि जो भी देश नदियों के द्वारा पानी ले जाया जाएगा या जाया जाएगा, तो कहने का मतलब वो गाइडलाइन का काम करता है। यानी हेलसिंकी क्या करता है, हेलसिंकी अंतरराष्ट्रीय जल का गाइडलाइन काम करता है। काम करता है, क्लियर हो गया। अंतरराष्ट्रीय जल का गाइडलाइन का काम करने वाला कौन है, हेलसिंकी। अब हेलसिंकी क्या है ये भी जानिए, फिनलैंड की राजधानी है। फिनलैंड की राजधानी। अब आप अंदाजा लगाइए, जो ये चुप्पी साधे बांध बना रहा है अरुणाचल प्रदेश के नॉर्थ में, जो 30 किलोमीटर
ये बांध बना रहा है, ये चुप्पी साधे बना रहा है, इसका मतलब हेलसिंकी समझौते का उल्लंघन कर रहा है चाइना। हेलसिंकी समझौते का उल्लंघन कर रहा है। और चाइना अडिग में है, कहता है कि तवांग जो है पहले भी अस्वीकार किया था, अस्वीकार किया था। और अस्वीकार में क्या कहा था, याद रखिएगा कि तवांग तिब्बत का दक्षिणी क्षेत्र है। ये बात तो समझ में आ गई। अब सोचिए, एक चीज ध्यान दीजिएगा कि तवांग अगर इधर इसमें चला जाता है तो बचा क्या है, अरुणाचल प्रदेश तो इससे चला जाएगा। अगर तवांग चला गया, अरुणाचल प्रदेश को और सिक्किम दोनों कब्जा कर ले रहा है, तो सोचिए यहां पर जो नामचा बर्मा पर्वत है, और ये सोचिए ये क्या बोलते यांग यांग दर्रा है, सब उसी कब्जे में चला जाएगा ना फिर। और जब इसके कब्जे में चला जाएगा तो इसका मतलब ये डैम बनाने के लिए, ये भी हो सकता है कि आप दिमाग लगाइए, डैम बनाने के लिए इसको स्पेस चाहिए, और स्पेस बनाने के लिए इतना कब्जा करने का प्रयास मूड बना रहा है। तो आप इतना अंदाजा लगाइए कि चाइना क्या करने की मूड में हमेशा लगा हुआ है, इसीलिए उसको ड्रैगन कहा जाता है। क्लियर? तो फ्रेंड्स, अब अगर बात उठती है भारत और चाइना के बीच मैक-मोहन रेखा कितने राज्यों से स्पर्श करती है? भारत और चाइना के बीच मैक-मोहन रेखा भारत के कितने राज्यों से स्पर्श करती है? तो याद रखिएगा, प्रथम सेक्टर, जिसे क्या कहता है पश्चिमी सेक्टर, पश्चिमी सेक्टर में क्या आया था, जम्मू कश्मीर। क्या आया था, जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, लेकिन अब लद्दाख के रूप में केंद्र शासित प्रदेश जो कि चीन से स्पर्श करता है। क्लियर? तो ये केंद्र शासित प्रदेश हो गया, पहले राज्य था। क्लियर? अब आइए द्वितीय सेक्टर, जिसे मध्य सेक्टर कहा गया था, मध्य सेक्टर। और यह मध्य सेक्टर, ध्यान दीजिएगा, इसमें आए थे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ये दोनों राज्य हो गए। अच्छा, तृतीय सेक्टर, जिसे पूर्व सेक्टर कहा गया या पूर्वी सेक्टर, पूर्वी सेक्टर में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो फ्रेंड्स, ये क्लियर हो गया ना कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये चार राज्य मैक-मोहन रेखा से स्पर्श करते हैं। क्लियर? अब दूसरा कंडीशन क्या है, पहले कितने कहे जाते थे, 5 राज्य, क्योंकि जम्मू कश्मीर क्या था, राज्य था, लेकिन अब क्या है, लद्दाख हो गया। अब ये तो पहले आप जानते हैं, ये क्या है, अक्साई चीन, अक्साई चीन। क्लियर? और इस बॉर्डर को बताया गया था LAC। क्लियर? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। क्लियर? ये बताए गए थे।
अब इधर आप जानते हैं यहां पर क्या है, एक झील सी है जिसका नाम है पैंगोंग त्सू। पैंगोंग त्सू, याद रखिए, इसे चाइना में, इसे चीन में तुसु कहते हैं, पैंगोंग तुसु कहते हैं, और जबकि भारत में इसे पैंगोंग झील कहते हैं। एक बात और याद रखिएगा, अगर कभी भी लाइफ में पूछा जाए कि ये पैंगोंग जो झील है, ये जो पैंगोंग झील है, इसका क्षेत्रफल भारत में सबसे ज्यादा है या चाइना में, तो याद रखिए चीन में ज्यादा है, चीन में अधिक है। इसका मतलब ऐसे भारत का बॉर्डर है और ये देखिए ये ऐसे है एरिया, इसका मतलब ये क्या हो गया, इधर का चाइना हो गया, इधर क्या हो गया, भारत हो गया। तो पैंगोंग त्सू, इधर वाले पोर्शन को पैंगोंग त्सू कहा जाता है और इधर वाले पोर्शन को क्या कहता है, पैंगोंग झील। ये बात तो समझ में अच्छे से आ गई होगी। तो फ्रेंड्स, भारत और चाइना के बीच में जो मुद्दा था, इन 5 राज्यों में स्पेशल अगर देखा जाए तो सिक्किम और अरुणाचल ही प्रदेश ही था, जो कि जम्मू कश्मीर पहले राज्य के रूप में था, लेकिन आज जम्मू कश्मीर इधर पश्चिमी छोर पे दे दिया गया और इधर पूर्वी छोर पे आपको पता है लद्दाख है, जो कि केंद्र शासित प्रदेश के रूप में लॉन्च किया गया। और हां, कल के क्लास में मैंने बताया था यहां पर सियाचिन ग्लेशियर है, क्लियर। और सियाचिन ग्लेशियर से सटा हुआ एक रेमो ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर पे आपके भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी पहले ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो सियाचिन ग्लेशियर पर गए होंगे। अभी तक इसके पहले कोई नहीं। थैंक यू प्यारे। अगर आपको समझ में आ रहा है तो उदय जीएस रिसर्च सेंटर को सब्सक्राइब करना और शेयर करना, कमेंट करना कभी ना भूलें। थैंक यू।